Hi, welcome to a new lecture. In this lecture, we will talk about a program. कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप उसका व्हाट, हाउ और वाई जान ले तो वो टॉपिक आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम एक प्रोग्राम का व्हाट, वाई और हाउ जानने वाले हैं कि एक प्रोग्राम क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है और क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेगा एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखेगी। वो सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि क्या है। जनरली प्रोग्राम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ है हम उसकी भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज है। पहला है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है प्रोग्राम। इनको जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। प्रोग्राम क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। आपने अक्सर सुना होगा, अब भूल जाइए प्रोग्रामिंग को। हमने अभी तक नहीं की प्रोग्रामिंग। हमें अपनी डेली लाइफ, रेगुलर लाइफ से कुछ ऐसे चीज़ें सुनने को मिलती है कि ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम। तो मैं उसकी बात करने वाला हूँ अभी फ़िलहाल। इसके बाद हम जाएंगे प्रोग्रामिंग में। तो आपने अक्सर सुना होगा कि फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे मेहंदी का फंक्शन है, शादी का फंक्शन है। तो हम ये भी कह देते हैं कई बार कि मेहंदी का प्रोग्राम है, ठीक है, या फिर शादी का प्रोग्राम है। तो शादी के प्रोग्राम में क्या होता है कि कुछ हिंदू रिलीजन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है। क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो देखते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई शाम को शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रात को बारात आएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रात को बारात आएगी। ये क्या हो गया, ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है डिनर होगा। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है कि अब सारी रस्में होंगी। ठीक है, वरमाला होगी, इसके बाद आपका शादी के फेरे होंगे, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेडिंग रिचुअल्स। और इसके बाद लास्ट में क्या होगा, हम सबको पता है, लास्ट में होगा विदाई, तारों की छाव में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विदाई। ठीक है, तो अपने को समझ आया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए स्टेप 1, फिर स्टेप 2 में ये होना चाहिए, फिर स्टेप 3 में ये होना चाहिए, स्टेप 4 में ये होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है कि ये होने चाहिए। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को हम एक साथ लिख दे तो हम इसको बोल देते हैं प्रोग्राम। ठीक है, जैसे शादी का प्रोग्राम होता है, तो शादी के प्रोग्राम में क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे अभी देखी है। अब इस चीज़ को हम ये भी बोल देते हैं, मतलब एक प्रोग्राम को हम ये भी बोल देते हैं कि एक टास्क कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हमने कर दी तो हमारा एक प्रोग्राम हो गया। और इसको हम बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम कह देंगे कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई गेम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, गेम के एग्जांपल में क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे अगर आपने पबजी वाला गेम कभी खेला हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप नीचे उतर के जाते हो, तो पहली चीज़ ये है। अब देखो ये इंस्ट्रक्शन ना इस तरीके से सीरीज वाइज दी गई है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है हमेशा कि कभी भी
जब जब हम प्रोग्रामिंग की भी बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी या फिर जो हमारा प्रोग्राम होगा वो लाइन बाय लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि अगर मेरे पास 4 लाइन से 5 लाइन से, तो पहली ये हमारे पास होगी एग्जीक्यूट, सेकंड ये वाली एग्जीक्यूट होगी, थर्ड ये वाली एग्जीक्यूट होगी, फोर्थ ये वाली एग्जीक्यूट होगी। कभी भी ये नहीं होगा कि पहली लाइन पहले एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद डायरेक्टली ये फोर्थ वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर सेकंड वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर थर्ड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। नहीं, क्या होगा, प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सेकंड ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, थर्ड ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फोर्थ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे को समझ आ गया कि एक प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो वट वाला जो पार्ट है, वट वाले पार्ट को तो हमने एड्रेस कर दिया यहाँ पे। वट वाला पार्ट क्या है कि इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, जैसे हमने पबजी का एग्जांपल लिया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए अगर मेरे को स्कूल जाना है सुबह सुबह, या मेरे को ऑफिस जाना है सुबह सुबह, तो उसमें क्या है, वो भी क्या है, जैसे मेरे को तैयार होना है, वो तैयार होने का भी क्या है, एक टास्क है, एक प्रोग्राम है, उसमें भी क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, पहले आपको ब्रश करनी है जाके, फिर आपको नहाने के लिए जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको शर्ट पहननी है, उसके बाद पैंट पहननी है, उसके बाद आपको जुराबें पहननी है, उसके बाद आपको जूते पहनने हैं। तो ये सारा क्या हो गया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि पहले जूते पहन लोगे और उसके बाद पैंट पहन लो, बहुत रेयर होता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो आपको अपनी रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आसपास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे सब्जी बनाना है, अगर मेरे को सब्जी बनाने के लिए भी क्या है कि मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। पहले क्या है कि मैं प्याज काटूंगा, टमाटर काटूंगा। ठीक है, उसके बाद उसका छोंक लगाऊंगा, उसके बाद मेरी सब्जियां तैयार होगी। तो ये सारा क्या है, ये प्रोग्राम है, ये मेरे को पता चल गया। ठीक है, इसके दो पार्ट जो है वो भी हम एड्रेस करेंगे कि वाई वी नीड अ प्रोग्राम। ठीक है, और हाउ वी राइट अ प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अब ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, या ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कंप्यूटर से भी पहले चलते हैं। सपोज कीजिए अभी हमारे लिए कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो अगर मेरे लिए कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पर क्या है, कैलकुलेटर है मेरे पास। ठीक है, कैलकुलेटर के एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। हमारे पास कैलकुलेटर है, और जो कैलकुलेटर है ना, या जो मेरा कंप्यूटर है, वो हमारा किस लिए बनाए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे कंप्यूटेशनल टास्क के लिए बनाए गए हैं, कंप्यूटेशनल टास्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टास्क का मतलब तो आपको पता है कि जो भी मेरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है, अगर मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो वो मेरा टास्क है। ठीक है, कंप्यूटेशनल का क्या मतलब है, कंप्यूटेशनल का मतलब है कि मैथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम होती है, इक्वेशंस होती हैं, जो हम किसकी हेल्प से करते हैं, पेपर पेन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3y, तो यहाँ पर अगर मेरे को x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, तो मैं इसको आंसर निकाल सकता हूँ इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये मेरी जैसे एक इक्वेशन हो गई, या फिर एक मेरी इक्वेशन ऐसी हो गई x + 2y। अब ये जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, ये इनको बोलते हैं कंप्यूटेशनल चीज़ें। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल चीज़ें। अब ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर हम इनको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं तो वाई वी नीड अ कंप्यूटर, ये सवाल भी खड़ा होता है अपने आप में। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैलकुलेटर कंप्यूटेशनल टास्क तो कर लेता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है जिस वजह से हमें उसके एक कह सकते हैं कि एक्सटेंशन पे जाना पड़ा, हमें कंप्यूटर पे जाना पड़ा, जो कि हमारी सारी चीज़ों को फिर करके दे देता है। पहले कैलकुलेटर को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास ये नंबर है, एक नंबर है मेरे पास 10 और एक मेरे पास नंबर है 20, और मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है इसका सम कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है ह्यूमंस की, बात करते हैं सबसे पहले। अगर मैंने खुद से ये कराया 10 + 20 तो मैं फटाफट आंसर कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा ही कुछ अगर मेरे को अपने दोस्त से पूछना है, मैंने बोला 50 + 60 बताओ, वो फटाफट मेरे को बोल देगा 110। तो ह्यूमंस के लिए छोटे छोटे नंबर्स को ऐड करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन जहाँ पर बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, थोड़े बड़े नंबर की, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 2 3 5 7 8 9 1 प्लस 5 6 8 0 2 3 4 5 9, फटाफट इसको कैलकुलेट करके बताओ, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मगर अगर इसी चीज़ को मैं कैलकुलेटर को दे दूँ, इसी कंप्यूटेशनल टास्क को मैं कैलकुलेटर को दे दूँ, तो कैलकुलेटर मेरे को विद इन अ सेकेंड इसका आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि कैलकुलेटर हमारे लिए क्या चीज़ कर रहा है, हमारे लिए कंप्यूटेशनल टास्क कर रहा है और थोड़ा फास्टर तरीके से कर रहा है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना दूँ, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कैलकुलेटर के अंदर हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं, जैसे प्लस का बटन हो गया, माइनस का बटन हो गया, मल्टीप्लाई का बटन हो गया, डिवाइड का बटन हो गया। ठीक है, तो मैंने ये वाला नंबर लिखा पहले जाके इनपुट फील्ड के अंदर 1 2 3 5 7 8 9 1, उसके बाद मैंने प्लस वाला बटन दबाया, उसके बाद मैंने ये वाला नंबर लिखा, फिर मैंने इक्वल्स टू का बटन दबाया, फिर मैंने एंटर कर दिया, मेरे पास आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप है। एक से ज़्यादा स्टेप का क्या मतलब है, यहाँ पर तो एक ही स्टेप है कि हमारे पास ये प्लस वाला बटन अवेलेबल है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक काम करना है, एवरेज निकालना है, कुछ नंबर्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स है। मैं क्या चाहता हूँ, मैंने आपसे बोला एक काम कीजिए, इसका एवरेज निकाल के मेरे को बताइए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले इन नंबर्स का सम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + 2 + 3, ये मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमारा क्या हो रहा है, स्टेप 1 के अंदर हम प्लस कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद इसको प्लस करके देखते हैं कितना होता है, 3 3 + 3 6 6 और +4 10 15 21 28 एंड 36 और 45, तो ये टोटल कितना निकलता है, 45 निकलता है। ठीक है, कैलकुलेटर से हमने ये कर लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप के अंदर मैं ये वाले नंबर को लूँगा 45 को और उसको डिवाइड करूँगा, ये जितने भी इनको काउंट करके कि ये टोटल कितने हैं, तो ये टोटल कितने हैं 9 है, मैंने इसको डिवाइड करा, तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आया आंसर 5। मुझे बताओ क्या कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका था, जैसे यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट तरीका है कि आपने ये वाला नंबर लिखा, प्लस का बटन दबाया, और आपने ये वाला नंबर लिखा, इक्वल्स टू दबाया और अपने पास आंसर आ गया। जैसे यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर के अंदर 10 लिखा, फिर प्लस का बटन दबाया, 20 लिखा, इक्वल्स टू का बटन दबाया, यानी कि हमारे पास ये बटन अवेलेबल है कैलकुलेटर के अंदर, तब वो हमें एक बार में आंसर निकाल के दे रहा है, एक स्टेप के अंदर आंसर निकाल के दे रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जैसे एवरेज निकालना है, एवरेज के अंदर स्टेप 1 के अंदर आपने क्या किया, स्टेप 1 के अंदर आपने सारे नंबर्स को जोड़ा है पहले। ठीक है, सब नंबर्स का सम किया है, उसके बाद जो भी आंसर आया है आपका, आपने स्टेप 2 के अंदर उसको डिवाइड किया है टोटल नंबर से, तो यहाँ पर हमारे पास आया ये 5 आंसर। तो कैलकुलेटर हमारी ये वाली चीज़ नहीं कर पाता। ठीक है,
यानी कि एक स्टेप होगा तो कर देगा, हालांकि 2 स्टेप भी कर देगा। अब इस 2 स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इस 2 स्टेप को हम बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है, अब ये प्रोसीजर क्या होता है? तो अभी हम यहाँ पे समझते हैं प्रोसीजर और प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये एकेडमिक्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर वर्सेस प्रोग्रामिंग। अगर मैं बात करूं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग को करने के लिए अपने पास कुछ लैंग्वेजेस होती है। जैसे सी लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं अभी, C++ लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है। ठीक है, इस तरीके से .NET फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, .NET के अंदर हम यूज़ करते हैं विजुअल बेसिक्स का। ठीक है, विजुअल बेसिक्स के अलावा सी हैश का यूज़ करते हैं, सी शार्प जिसको बोलते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारी एक लैंग्वेज हो जाती है। तो ऐसे हमारे पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब जो एकेडमिक्स वाला बच्चा होता है ना, जो कॉलेज के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको ये होता है कि मुझे ना सबसे पहले सी लैंग्वेज सीख लेनी है, उसके बाद मुझे फटाफट अगले सेमेस्टर में जाके C++ सीख लेनी है, फिर अगले सेमेस्टर में जाके मुझे पाइथन सीख लेनी है, फिर मुझे जावा सीख लेनी है, फिर मुझे सी शार्प सीख लेनी है, मैं बन गया प्रोग्रामर। ऐसे नहीं होता। प्रोग्रामिंग करना और प्रोसीजर को सीखना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोसीजर का मतलब होता है मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैंने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने ब्रेक किया, मैंने स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व किया, ये मेरा होता है प्रोसीजर। प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हर एक सेमेस्टर के बाद, 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 4 महीने के सेमेस्टर के बाद आपको एक नई लैंग्वेज पे शिफ्ट करा दिया जाता है। तो क्या ज़रूरी है? मैं बोलता हूँ प्रोग्रामिंग जितनी ज़रूरी है, प्रोसीजर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है, यानी कि आपको प्रोसीजर कैसे काम करते हैं, स्टेप 1 में ये होगा, स्टेप 2 में ये होगा, ये वाली चीज़ें सीखनी है। अब ये कैसे होगा कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी को भी पकड़िए, उसकी सिंटैक्स सीखिए अच्छे से, उसके बाद प्रोसीजर्स को सीखिए कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज का प्रोसीजर है, एक क्या प्रोसीजर है कि स्टेप 1 में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, स्टेप 2 में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब ये हमको किसने सिखाया? हमको ये सिखाया हमारे टीचर्स ने, हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने। और यही चीज़ हम कैलकुलेटर को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर को ये तो आता है कि प्लस कर दिया, ठीक है, और ये कर दिया, क्या नाम है, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। हम चाहते हैं ये स्टेप 1 में ये हो, स्टेप 2 में ये हो, स्टेप 3 में ये हो, स्टेप 4 में ये हो। हम कैलकुलेटर को सिखाना चाहते हैं ये। ठीक है, अगर आपने ये प्रोसीजर, जैसे ये प्रोसीजर हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया, अगर ये प्रोसीजर हम कैलकुलेटर को सिखा दे, ठीक है, ये प्रोसीजर हमने कैलकुलेटर को सिखा दिया, तो कैलकुलेटर क्या बन जाता है? कैलकुलेटर बन जाता है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं। ठीक है, कि मेरे को एवरेज करना है तो एवरेज का मैंने प्रोसीजर लिख दिया। अब वो प्रोसीजर लिखने से क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, यही एवरेज वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एवरेज का एक प्रोग्राम लिखा और ये मैंने ऐसे 7-8 लाइन के अंदर लिख दिया पूरा का पूरा। ये मेरा हो गया एवरेज का एक प्रोग्राम। मैंने इसको लिख दिया avg.c के नाम से। ये एक्सटेंशन है, हम अभी करेंगे इसको, समझेंगे क्या होती है, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया। इस कोड को जब मैं रन करूँगा तो जैसे कैलकुलेटर में एक बार में मेरे को आंसर आ जाता है ना, ऐसे ही जब मैं यहाँ पर नंबर डालूंगा, मैंने नंबर क्या डाले, मैंने डाला 1 2 3 4 5, मुझे इसका एवरेज चाहिए, तो मेरे को एक ही बार में आंसर आ जाएगा कि ये आंसर होता है। जैसे कैलकुलेटर हमें एक ही बार में आंसर करके देता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से प्रोसीजर लिखते हैं जब हम कोड करते हैं। तो मुझे ये समझ आया कि हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक है,
हमें ज़रूरत क्यों है, इसका आंसर मिल गया। ठीक है, कि जब हमको एक प्रोग्राम को हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें प्रोसीजर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, एक कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना है, जैसे एवरेज का मेरे को प्रोग्राम लिखना है, तो एवरेज वाले प्रोग्राम के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोसीजर लिखना पड़ेगा। ये लिखने पड़ेंगे, स्टेप 1 में ये होगा, स्टेप 2 में ये होगा। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन है। पहली इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहली इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को आपने पहली इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई एक काम करना है, ये जितने भी नंबर है ना, इन सब का क्या करना है, इन सब का प्लस कर देना है पहले तेरे को। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शन में आप उसको क्या बोल रहे हो, सेकंड इंस्ट्रक्शन में आप बोल रहे हो कि जो भी टोटल आया है ना, उसको टोटल नंबर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या दिखा देगा, वो यहाँ पर मुझे दिखा देगा रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मेरे पास होगा वो मेरे को यहाँ पर रिजल्ट दिखा देगा। तो मुझे ये समझ आया। अब अलग अलग प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता चल गया कि कैलकुलेटर से अब हम कंप्यूटर पे आ गए। और कंप्यूटर पे क्यों आए, क्योंकि अब अपने को प्रोसीजर्स लिखने थे। अगर हम कैलकुलेटर को प्रोसीजर सिखा दे, ठीक है, उसको थोड़ा सा एडवांस बना दे, उसका एक्सटेंशन वर्जन क्या होगा, उसका एक्सटेंशन वर्जन होगा कंप्यूटर हमारे पास। ठीक है, कंप्यूटर हमारा यही करता है। ठीक है, इतना स्मार्ट नहीं है। जैसे एआई वाली चीज़ होती है ना, अगर आप समझते हो कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, नहीं, वो डिब्बा है। उसको आप जो भी प्रोसीजर बताओगे वो आपको करके दे देगा। ठीक है, जैसे चाय बनाने का एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, स्टेप 1 में ये होता है, स्टेप 2 में ये होता है, स्टेप 3 में ये होता है ना, ये पूरा का पूरा। ऐसे ही हमको प्रोसीजर्स को सिखाना पड़ता है कंप्यूटर को, हमें प्रोग्राम की फॉर्म में उसको लिखना पड़ता है। फिर हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। व्हाट्सएप जिस किसी ने बनाया होगा उसने एक प्रोग्राम लिखा होगा व्हाट्सएप का, उस प्रोग्राम के अंदर लाइन बाय लाइन कुछ कुछ चीज़ें लिखी होंगी कि पहली लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, फोर्थ लाइन ये है, फिफ्थ लाइन ये है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये इंस्ट्रक्शंस भी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, दूसरी होती है हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्ट्रक्शन, ये हमारी होती है एक यूज़र डिफाइन होती है हमारी, और एक हमारी होती है प्री डिफाइन। अब इसको समझने की कोशिश करो, प्री डिफाइन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। कभी भी आपने अगर कंप्यूटर को ऑन करा है तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझने पड़ेगी कि कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले कुछ कुछ चीज़ों को चेक करता है। ठीक है, एक चीज़ होती है कंप्यूटर के अंदर, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में, बायोस करके एक चीज़ होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको क्या इंस्ट्रक्शन दी होती है, ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती है इसको, कि आपको क्या करना है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर है आपको वो चेक करने हैं। अगर उनमें से कोई भी हार्डवेयर मिसिंग है तो आपको वो कंप्यूटर ऑन करके नहीं देगा। मान लीजिए रैम ही नहीं है किसी कंप्यूटर के अंदर, हमको पता है कि विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एग्जीक्यूट होना पड़ता है रैम के अंदर, तब जाके हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अगर हम रैम को ही निकाल ले तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो हमारे पास है, इसको क्या इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, इसको इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि आप जाके पहले चेक करिए कि हार्ड डिस्क है कि नहीं, आप जाके चेक करिए रैम है कि नहीं, आप जाके चेक करिए मॉनिटर है कि नहीं, अगर मॉनिटर ही नहीं है तो दिखाओगे किस पे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो वो वन बाय वन प्रोसीजर फॉलो करता है। पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, सेकंड को रीड करता है, थर्ड को रीड करता है, फोर्थ को रीड करता है। ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया। ठीक है, व्हाट का आंसर भी मिल गया, वाई का आंसर भी मिल गया, हाउ का आंसर भी आपको आगे मिलेगा कि प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं। ठीक है, जब हम सी लैंग्वेज की स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहली लाइन ये होती है, सेकंड लाइन ये होती है, थर्ड लाइन ये होती है, फोर्थ लाइन ये होती है। ठीक है, अपने को इतना समझ आ गया। अब अपने को ये समझना है कि ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है, मेरे पास ये वाले नंबर्स की लिस्ट ले लेता हूँ मैं, ये वाले नंबर्स की लिस्ट है। ठीक है, अगर मुझे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है, ठीक है,
यानी कि 9 पहले आना चाहिए, 8 पहले आना चाहिए, 7 पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में होगा कि 1 को हम 2 से कंपेयर करेंगे। अगर 2 बड़ा है तो 2 को हम पहले लिख देंगे, 1 को इधर ले आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 को 3 से कंपेयर करेंगे। अगर 3 बड़ा है तो फिर 3 को हम यहाँ पे ले आएंगे और 1 को हम इधर कर देंगे। तो ये क्या है, इस तरीके से मेरा 7-8 बार जितने भी नंबर्स है उतने मेरे स्टेप होंगे। तो ये क्या है, मेरे पास एक प्रोसीजर है। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि प्रोग्राम और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। ये तो हमको समझ आ गया, ठीक है। सॉरी, प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है ये हमको समझ आ गया। आपको ये समझना है कि प्रोसीजर अगर एक स्टेप से ज़्यादा दूसरा स्टेप भी आ गया तो उसको हम बोल देते हैं प्रोसीजर है, ठीक है। ये हमको समझना है। अब इस प्रोसीजर के अंदर अगर सपोज करो मेरे को शॉर्ट करना है, शॉर्ट हमने समझ लिया कि कैसे करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मेरे पास 2 नंबर है, जैसे मेरे पास एक ये वाली चीज़ हो गई, एक मेरे पास दूसरी कोई सीरीज़ हो गई, अगर मेरे को उसको मर्ज करना है तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे मीन एंड मीडियन निकालना है तो वहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ भी मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो समझ पा रहे हो कि हमको कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ये वाली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि जो प्रोसीजर हमने लिख लिया, अब ये हमने किस लैंग्वेज में लिखा है। ये हमने लिखा है अपनी लैंग्वेज में। जैसे आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ पर, इनको कैसे पढ़ोगे आप, इनको ऐसे पढ़ोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये प्रोसीजर हमको तो पता है, ठीक है। अब यही प्रोसीजर हमको किसको सिखाना है, हमको सिखाना है कंप्यूटर को कि ये वाला प्रोसीजर है, आप सीख लो। इसके बाद हम जो भी इनपुट देंगे आप हमको क्या करके दोगे, रिजल्ट निकाल के दोगे। अब हमको ये सिखाना है किसको, कंप्यूटर को सिखाना है। मैं ऐसे रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर इसको आगे चलते हैं। मान लीजिए यही मेरे को कंप्यूटर को सिखाना है, तो कंप्यूटर को मैं कैसे सिखाऊंगा इसको, ये सवाल आता है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये मेरी मशीन हो गई, ठीक है। ये मेरी मशीन हो गई कंप्यूटर, और इसको समझ आता है मशीन कोड, ठीक है। ये मेरी मशीन है, इसको समझ आता है मशीन कोड। अब आप बोलोगे मशीन कोड क्या होता है, तो जो अभी तक हम बात करते आए हैं ना कि जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनको एक चीज़ समझ आती है, क्या समझ आता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, बाइनरी कोड समझ आता है। तो ये मशीन कोड कुछ नहीं होता, इसका दूसरा नाम जो होता है, मतलब बाइनरी कोड का जो दूसरा नाम है, डेट इज मशीन कोड। मेरी मशीन को समझ आता है मशीन कोड। यहाँ पे मैं हूँ ह्यूमन, हमारी क्या होती है, हमारी होती है नेचुरल लैंग्वेज। ये हमारी है नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि जैसे इंग्लिश हो गया, जैसे हिंदी हो गया, ये सारी हमारी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है। अब ये जो प्रोसीजर है ना कि अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमको करना है सम करना है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। उसके बाद मुझे क्या करना है स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 में मुझे करना है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 स्टेप है। अब ये 2 स्टेप को मेरे को सिखाना है, तो ये कैसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हो, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेज है। अगर हम इस प्रोसीजर को कंप्यूटर को समझाने के लिए गए, मशीन को समझाने के लिए गए, तो वो क्या बोलेगा, निकलो यहाँ से, मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता उसको, अब ये बात आती है कि उसको क्यों नहीं आता। उसको इसलिए नहीं आता भाई कि उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अलग है। वो लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। तो हम इसको कैसे समझाएं, तो अब हम ना तो ये हमारी लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार है और ना हम इसकी लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार है।
ठीक है। तो क्योंकि हमारे लिए डिफ़िकल्ट है बाइनरी में कोड लिखना है कि 101 में कैसे लिखेंगे सारी चीज़ें, अब इन स्टेप्स को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगा, तो हमने ना एक बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, बीच का क्या रास्ता है, बीच का रास्ता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PL। तो हमको अपने जितने भी प्रोसीजर कंप्यूटर को सिखाने हैं वो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख देते हैं। जैसे ये हमको, ये जो 2 स्टेप है ये हमको कंप्यूटर को सिखाने हैं, तो ये हमने क्या करा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ी, उसमें लिख दिया। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे C हो गई, C++ हो गई, पाइथन हो गई, ऐसी कोई लैंग्वेज हमने ली एक, उसमें कोड लिख दिया, ये 2 स्टेप लिख दिए। ठीक है, क्या ये लैंग्वेजेस कैसी होती हैं, ये लैंग्वेजेस कुछ नहीं होती, जैसे ये हमने इंग्लिश में लिखा है ना, ये भी वैसी ही होती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही होती है। यानी कि जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग का, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये कोड की एक लाइन है। अब मुझे इसको पढ़ के बताओ, क्या आप इसको पढ़ सकते हो? आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ आप यहाँ पे बोलोगे हैशटैग। ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंक्लूड। ठीक है, ये एक एंगुलर ब्रैकेट, ओपन एंगुलर ब्रैकेट लगी हुई है। इसके बाद ये क्या है, STDIO कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, फिर H लिखा हुआ है। तो आप समझ पा रहे हो कि आप इस इंग्लिश को पढ़ पा रहे हो। ठीक है, इसका एक मीनिंग निकाल पा रहे हो कि इंक्लूड का मतलब है कि शामिल कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो C लैंग्वेज के अंदर हम इस तरीके का कोड लिखेंगे, इस तरीके का, जैसे हमने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने ये लिख दिया। अब हम ये लेके गए इसके पास, मशीन कोड के पास, क्या इसको समझ आ जाएगा? आंसर है नहीं। क्यों नहीं आएगा इसको समझ? इसको समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भाई इसको तो एक ही चीज़ समझ आती है, बाइनरी लैंग्वेज। तो अब क्या करें? तो अब हम जाएंगे कंप्यूटर के सबसे अच्छे दोस्त के पास, जो कि यहाँ पे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। एक डेडिकेटेड लेक्चर में इसकी बात करेंगे, इंटरप्रेटर। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमने कोड लिख दिया। अब हम मशीन के पास गए, कंप्यूटर के पास गए और हमने बोला कि भाई ये वाला कोड है, इसको एग्जीक्यूट कर दो। ये क्या बोलेगा? मुझे नहीं आता समझ। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसकी लैंग्वेज है बाइनरी कोड। तो फिर हम इसके दोस्त के पास गए, हमने बोला है कि यार तू करा दे प्लीज़। तो ये दोस्त क्या करेगा? इसको दोनों लैंग्वेजेस आती है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है, इसको मशीन वाली लैंग्वेज भी आती है। तो ये किस तरीके से काम करेगा? ये एज अ ट्रांसलेटर काम करेगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा हुआ है उसको उठाएगा, उसको कन्वर्ट कर देगा और फिर मशीन को दे देगा। तो मशीन भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, क्योंकि हमको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना पड़ रहा है, हमारी जो लैंग्वेज है हमको वो समझ आती है, तो हमने इस तरीके से कोड लिख दिया। तो हम भी, हमारे लिए भी अच्छी सिचुएशन है। और क्योंकि कंपाइलर ने क्या करा, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट करके मशीन को दे दिया, तो मशीन भी खुश है कि चलो बाइनरी में कोड लिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्रामिंग में, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा होता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से और फिर मशीन को दे देते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर है। इसके बाद एक चीज़ और पड़ती है, जो कि प्रोग्राम, जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 2 चीज़ें क्या क्या होती है? एक होता है हमारा डेटा, दूसरा हमारा होता है इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि डेटा और इंस्ट्रक्शन मेरा क्या होता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ और फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं इन नंबर्स को दोबारा लिखता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यहाँ पर मैं उस लिस्ट को बना लेता हूँ। ये नंबर्स मेरे पास क्या है? 2, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 8। ये मेरे पास कुछ नंबर्स है। अब हमारे प्रोग्रामिंग में 2 ही चीज़ें चलती है। ठीक है, एक हमारा चलता है डेटा और दूसरा हमारा होता है इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। डेटा का क्या मतलब होता है, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 1 9 8, ये चीज़ क्या होती है, डेटा। इंस्ट्रक्शन से क्या मतलब होता है कि इस डेटा के ऊपर जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। तो डेटा का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया, तो क्या आपको कुछ समझ आ रहा है कि ये 25 क्या है? हम कह सकते हैं कि ये डेटा तो है, लेकिन इससे कुछ हम यूजफुल मीनिंग नहीं निकाल पा रहे कोई। लेकिन अगर मैं इसके आगे ऐसे लिख दूँ एज इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मीनिंग निकल गया, ठीक है। तो डेटा का अपने आप में कुछ मतलब नहीं है। डेटा के साथ जब तक एक मीनिंग को ऐड ना करा जाए तब तक हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे जनगणना होती है, सेंसस होती है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, मैं कुछ डेटा को इकट्ठा करता हूँ। आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मैंने लिखा 20 और इसके बाद मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे दीपक लिख दिया, ठीक है। और मैंने लिख दिया कि अभी दीपक जो है कॉलेज में है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक एज लिखी 70, मैंने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, फिर मैंने लिखा कि ये रिटायर्ड हो गए। इसके बाद मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ये भी रिटायर्ड हो गए, इनका नाम लिख दिया एक। आप समझ रहे हो, इन 3 चीज़ों से मैं कोई डिसीज़न ले सकता हूँ। वो डिसीज़न कैसे ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं ले सकता हूँ कि ये जो 2 लोग हैं इनकी जो एज है वो 60 से प्लस है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, बुढ़ापा जो पेंशन होती है वो दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं खाली ऐसे लिख देता 70 और 80 खाली, और इनके साथ ये नहीं लगाता, बाकी चीज़ें नेम नहीं लगाता, ये क्या काम करते हैं वो नहीं लगाता, यहाँ पे एज नहीं डालता, खाली ये 70 80 डाल देता, तो क्या समझ आता, कुछ नहीं समझ आता। तो हमको ये समझ आया कि डेटा जब अलग अलग होता है, इस तरीके से होता है कि सिंगल लिखा हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। हम एक इन्फॉर्मेशन कब बना पाते हैं, ये डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का भी डिफरेंस है, ठीक है। ये मेरा खाली डेटा हो गया, ठीक है। इस डेटा से मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन कब निकाली, जब मैंने इसके साथ कोई मीनिंग अटैच किया, तो हमको ये समझ आता है। जैसे बच्चों के, मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ खिलौने आते हैं इस तरीके के, जिनको हम बोलते हैं लेगोज। इस तरीके से ये पीसीज होते हैं कुछ, ठीक है। अब ये ऐसे अलग अलग यहाँ पर देखो पड़े हुए हैं, तो इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप साथ में देखोगे, तो जब हमने इनको सबको मिला दिया, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो पीसीज हमारे पड़े हुए हैं लेगोज के, ये क्या है, ये हमारा डेटा हो गया। लेकिन जब मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, एक साथ कर दिया, तो यहाँ पे एक मीनिंग निकाल लिया मैंने, ठीक है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकाल ली। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है कि इससे हमने क्या बना दिया, एक घर बना दिया, ठीक है। समझ गए? तो मुझे ये समझ आया कि डेटा और जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो हमें पहले ही पता है कि ठीक है, इस डेटा के ऊपर हमने कोई इंस्ट्रक्शन लगा दी। क्या इंस्ट्रक्शन लगा दी, हमने बोल दिया कि ये जो मेरे पास डेटा पड़ा है इसको सम कर दो, तो सम मेरा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। यानी कि एक ऑपरेशन हो गया सम करने का। या फिर मैंने बोल दिया कि इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ये सबको मल्टीप्लाई करना क्या हो गया, मेरा एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और वो जो लाइन मैंने लिखी है मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो गई, मेरी इंस्ट्रक्शन हो गई, निर्देश हो गया, ठीक है। समझ गए? तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को जब मैं मिला देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम जब इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखते हैं, जैसे एवरेज का हमने प्रोसीजर लिख दिया, तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें डेटा की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम चीज़ें करने वाले हैं। अब मान लीजिए आप इंस्ट्रक्शंस लिख के बैठ गए, आपके पास डेटा ही नहीं है, फिर क्या करोगे? तो इंस्ट्रक्शन का कोई यूज़ नहीं है बिना डेटा के, डेटा का भी कोई यूज़ नहीं है बिना इंस्ट्रक्शन के, ठीक है। तो मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मेरा एक प्रोग्राम क्या होता है, वो काम कैसे करता है, क्यों उसकी मेरे को ज़रूरत पड़ी है। अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम को अपने को
लिखते हैं। अभी अपकमिंग वीडियोस में जब हम जाएंगे तो इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मैंने एक लाइन लिखी है सी लैंग्वेज के कोड की, आपको नहीं समझ आ रही तो हम आगे जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम मेरे को समझ आया कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है। इंस्ट्रक्शन भी हमारी प्री डिफाइन होती हैं, कुछ यूज़र डिफाइन होती है। ठीक है, पूरा हमने समझा कि जो भी हम प्रोसीजर लिखेंगे हमको उसको कंप्यूटर को समझाना है, कंप्यूटर को समझ नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस प्रोसीजर को लिखते हैं हम, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोसीजर को लिखने के बाद कंप्यूटर के पास लेके जाते हैं। कंप्यूटर को नहीं आता समझ, क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के सबसे अच्छे दोस्त का इस्तेमाल करते हैं, कंपाइलर का। हम उसको बोलते हैं कि भाई प्लीज़ हमारा ये कैलकुलेशन करके दे दे, ये हमारा कंप्यूटेशनल टास्क करके दे दे। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसको क्या आता है, उसको मशीन कोड भी आता है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में समझ आया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। हमने रियल लाइफ एग्जांपल लेके भी इसको करने की कोशिश की। हमने प्रोग्राम को भी समझा, हमने प्रोसीजर को भी समझा, हमने प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर के बीच के डिफरेंस को भी समझा। हमने ये भी समझा कि डेटा का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं ऐसे ही कुछ डेटा लिख दूँ, कुछ नंबर्स लिख दूँ तो नहीं बता पाओगे कि क्या चीज़ है, लेकिन अगर उसके साथ मैं एक मीनिंग अटैच कर दूँ तो आप बता पाओगे। वो क्या बन जाती है मेरी, वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है मेरी। इंस्ट्रक्शन हमने जाना कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, टास्क क्या होता है। जब कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं, मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरी लिखी होती हैं, अगर मैं उनको एग्जीक्यूट करा देता हूँ लाइन बाय लाइन, तो वो मेरा क्या होता है कि मैंने एक टास्क को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, शादी सक्सेसफुली हो गई, कि वहाँ पे क्या हुआ, जो जो चीज़ें हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि पहले ये चीज़ होगी, दूसरी ये चीज़ होगी, तीसरी ये चीज़ होगी, सारी चीज़ें अच्छे से निपट गई, तो क्या हो गया, वो टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में क्या है, इंस्ट्रक्शन में एक स्पेसिफिक चीज़ आप बता रहे हो कि क्या करना है। भाई ये आपका डेटा है, इसके साथ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है आपकी, ये आपकी है इंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजी इस वीडियो के अंदर समझ आई होगी, प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन सब कुछ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आपका डाउट है, वी विल रिजॉल्व इट। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।